दलापति जोसेफ विजय। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दलापति जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बहुत दिनों बाद चर्चा में वापस लौटे हैं। यूँ तो वो कई बेहतरीन और शानदार काम कर रहे हैं। कुछ ही पलों में उनके बारे में बताऊंगी कि अपने कार्यकाल के शुरुआती कुछ हफ्तों में उन्होंने क्या कुछ किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात, स्कूल में हर तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ, अब कोई भी राजनेता, कोई भी पॉलिटिशियन जाके अपना स्कूल में, किसी भी सरकारी स्कूल में जाके अपना जन्मदिन नहीं मना पाएगा, अपनी विचारधारा को प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा, चुनावी कैंपेन नहीं करेगा। और आप सोचिए कि कैसा वो स्कूल होगा जहां पर राजनीति की नो एंट्री बैन कर दी गई। राजनीति की नो एंट्री, ये एक रेडिकल कदम उठाया है विजय ने। विजय जो जाने जाते हैं कि अब नई लीडरशिप, नई तरह का विचार, नई सोच और नई रोशनी के साथ तमिलनाडु को बदल देंगे। और फिर मेरा वही एक उत्तर भारतीय, नॉर्थ इंडियन मन सोच रहा था कि देखिए उत्तर भारत में आजकल क्या हो रहा है। एक ही देश में, एक ही देश की सरहदों के भीतर, एक ही संविधान पढ़ते हुए, एक ही संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनते हुए आप जरा सा देखने की कोशिश कीजिए कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में क्या हो रहा है इस समय। आप देखिए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के स्कूलों में क्या हो रहा है आजकल, और इधर देखिए तमिलनाडु के स्कूलों में क्या हो रहा है। सीधे तौर पर किस तरह से पूरे तरीके से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आप देखें तो मन की बात करके, और सबसे ज़्यादा तो वो छात्रों के ही मन की बात करना चाहते हैं, यानी करते अपने मन की बात है, लेकिन किस तरह से जो युवा मन है उसको टटोलने और उसके ऊपर छा जाने और उसके ऊपर एक अपना प्रभाव छोड़ने के लिए किस तरह से लगातार वो बातचीत करते हैं। और अभी भी आप देखें तो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका पहला निशाना, पहला शिकार होते हैं स्कूली बच्चे कि छोटेपन से ही उनका मन, मस्तिष्क, विचार, विचारधारा सब कुछ बदल दिया जाए और कैसे मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों, कमज़ोर तबकों के खिलाफ किस तरह से उनके मन में एक भेद पैदा किया जाए। उसी की पॉलिटिक्स की काट कर रहे हैं तमिलनाडु में जो जोसेफ विजय हैं। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि कुछ ही पलों में आपको ये भी बताऊंगी कि क्या और कदम वो उठा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल स्कूल वाला जो ये पूरा सर्कुलर है, इसको सुनिए। सीधे तौर पर उन्होंने पॉलिटिक्स की नो एंट्री कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि स्कूलों में राजनीति पर पूरी तरीके से पाबंदी है। दूसरी बड़ी बात, किसी भी राजनीतिक दल के नेता या कोई भी कार्यक्रम को स्कूल में होने नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, स्कूल परिसर में राजनीतिक कार्यक्रम करने पर हर तरह की रोक लगा दी गई है। नंबर 4, किसी भी नेता का जन्मदिन स्कूल में नहीं मनाया जाएगा। नंबर 5, कक्षा में किसी नेता या व्यक्ति की तारीफ करने वाले कार्यक्रम भी नहीं होंगे। मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से दिल्ली के टॉप जो 5 कॉलेजेस हैं उसमें हर तरह के, न सिर्फ के सांसद, न सिर्फ के दिल्ली के मुख्यमंत्री, बल्कि केंद्र में जो बड़े बड़े मंत्री हैं, अमित शाह से लेकर और तमाम तरह के दूसरे, नितिन गडकरी तक, अलग अलग स्कूलों में जाकर भाषण देते हैं। और ऐसा लगता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त का कार्यक्रम तो सिर्फ इन नेताओं के लिए ही है। मैंने खुद कई जगहों पर इस तरह की स्पीचेस सुनी हैं और देखी हैं। स्कूलों ने और स्कूलों की जो एलुमनाई एसोसिएशंस हैं उन्होंने इस पर विरोध भी दर्ज किया था। एक बड़े स्कूल में दिल्ली के, उसके बावजूद भी अमित शाह साहब की वहाँ बड़ी लंबी तकरीर हुई थी। उसके बरक्स आप इस सर्कुलर को रख कर देखिए। इसके बाद आप आते हैं सिर्फ सरकारी कार्यक्रम के लिए आने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी उनको, जिनको जनता खुद चुनकर भेजती है, उन लोगों को आने की अनुमति होगी। यानी नो पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं जो एक मेरा सेंसर है वो भी काम कर रहा था कि क्या एक राजनीति रहित समाज बनाने की कोशिश हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समझने की ज़रूरत यह है कि सही पॉलिटिक्स होनी चाहिए, यानी गलत राजनीति का जवाब सही राजनीति है, नो पॉलिटिक्स नहीं। द आंसर टू बैड पॉलिटिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, नॉट नो पॉलिटिक्स। हम ये नहीं चाहते कि गैर राजनीतिक हो जाए हमारा समाज। हम ये चाहते हैं कि बुरी राजनीति हो रही है, उसके बदले में अच्छे नेता, अच्छी राजनीति को इंट्रोड्यूस होना चाहिए। मुझे लगता है ये उसी को छानने की एक प्रक्रिया के तौर पर इसको मैं देख रही हूँ। सरकार का कहना है कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए है, राजनीति के लिए नहीं है। स्कूलों में कार्यक्रम कराने के लिए नई गाइडलाइंस भी जल्द ही जारी की जाएंगी। और इसके अलावा UDISC की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु स्कूल शिक्षा में देश के सबसे बेहतर राज्यों में शामिल है। और यहीं पर मैं आपसे बात करना चाहती थी कि यही वजह है, यानी जोसेफ
और विजय से पहले भी जिस तरह से तमिलनाडु रहा है, उसका जो पॉलिटिकल कल्चर रहा है, स्कूलों में जिस तरह से पढ़ाई होती रही है, जिस तरह से वहाँ जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, जो सामाजिक सुधार, सामाजिक न्याय, बराबरी, संविधानवाद, लोकतंत्रवाद, उदारवाद, इस सब को लेकर भी जिस तरह की लगातार बहस रही है, मुझे लगता है कि विजय उसी कड़ी में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और राज्य में जो प्राथमिक स्तर है, यानी एलिमेंट्री लेवल है, उस पर ड्रॉप आउट दर कम से कम, ये रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट है, ये बता रही है कि 0 है, 0 बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं करता। और पढ़ाई के कई पैमानों पर तमिलनाडु राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यही बात मैं आपको बताने जा रही थी, अगला जो आंकड़ा आपको बता रही हूँ। अभी आप देखिए कि तमिलनाडु में स्कूलों की तादाद कितनी है। तमिलनाडु में इस वक्त हैं 57,566 स्कूल, 57,566 सरकारी आंकड़ा है, जिसमें 1,24,00,000 बच्चे पढ़ते हैं और 5.69 लाख टीचर्स हैं, यानी करीब करीब 7 लाख टीचर्स हैं। जो नेशनल एवरेज देखिए कि कितने बच्चे पर कितने टीचर हैं, उसके हिसाब से देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर 24 बच्चों पर एक टीचर, तमिलनाडु में 22 बच्चों पर एक टीचर। ये भी हालांकि मुझे झूठा लगता है, ये हमारा जो पूरा राष्ट्रीय आंकड़ा है। किसी भी स्कूल में जाके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बहुत पास है दिल्ली से, दिल्ली के स्कूलों में भी चले जाइए, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कि सिर्फ 24 बच्चों को पढ़ा रहा है एक टीचर। दूसरी बात, पढ़ाई का स्तर देखिए आप, गुजरात में आधी आबादी फेल हो रही है, वहाँ पर पूरा का पूरा गुजराती मीडियम बना रखा है, बच्चे हर सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। ये हालत है वहाँ एजुकेशन की, जिसको हम गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है कि देश में गुजरात मॉडल नहीं, तमिलनाडु मॉडल लागू होना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जहां पर राजनीति पर बैन लगा दिया गया है, यानी खराब राजनीति पर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फिर भी वहां जा सकेंगे। अगली बात देखिए आप, मैंने आपको बताया 24 और 22 का एवरेज, और इसके अलावा हर स्कूल में तमिलनाडु में 215 स्टूडेंट्स और 10 टीचर। जो नेशनल एवरेज है 169 जो स्टूडेंट्स का है पर स्कूल, ये भी अलग है। और जो एनरोलमेंट का रेशियो है वो भी 9.2% है प्राइमरी स्तर पर, 95% है अपर प्राइमरी स्तर पर, 97% है सेकेंडरी पर और 85% है हायर स्कूल लेवल पर। और ये सारी जो फिगर्स हैं, ये पूरा जो नेशनल फिगर है हमारे सामने, यानी राष्ट्रीय जो हमारा एक पूरा मॉडल है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है, हाई है। और इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि 0 ड्रॉप आउट वहाँ पर रेट है। अब मैं आ जाती हूँ कुछ ऐसे मुद्दों पर, फिर आपको वही हैरानी होगी कि क्या क्या चीज़ें जो सीएम विजय हैं वो अब तक कर पाए हैं, यानी स्कूल के अलावा वो क्या कुछ कर रहे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए उन्होंने क्या कुछ किया है। हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, यानी स्टेट का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करने का उनका इरादा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने, तमिल शब्द है ये, सिंगेपन फोर्स का गठन किया है। नशे के खिलाफ पूरे राज्य में टास्क फोर्स बनाई है। 24 घंटे पानी का, यानी पीने का जो पानी है उसकी सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की है। और बिजली कट होने से पहले, अभी आप जी रहे हैं ये जून जुलाई का महीना, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, कहीं से भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके किस स्टेट से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वहाँ पर कितने घंटे बिजली कट होती है। तमिलनाडु में भी होती होगी बिजली कट, लेकिन वहाँ पर एक आदेश ये दिया गया है कि कोई भी बिजली कट करने से पहले जो सरकार है वहाँ पर, बिजली का महकमा है, वो एक नोटिस देगा, पहले सूचना देगा। और इसके अलावा आगे बढ़िए, करूर हादसे के पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। शपथ लेते ही जिस तरह के चुनावी वादे हैं उसको बिल्कुल युद्ध स्तर पर अमल में लाने की कोशिश हो रही है। सरकारी जो कामकाज है उसमें तेज़ी की कोशिश हो रही है। जनता की शिकायतों के लिए बाकायदा जनता दरबार लगाए जा रहे हैं। और जितनी भी जो वेलफेयर की स्कीम्स थी उनको जितना जल्दी हो सके लागू करने की कोशिश हो रही है। तो कथनी और करनी का फ़र्क मैं रोज़ आपको कार्यक्रम सुनाती हूँ, बताती हूँ कि किस तरह से क्या क्या वादे किए गए चुनावी, और उसमें से कोई भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए कथनी करनी का जो फ़र्क है, एक तरह से लोगों की जो पूरी, यानी ख्वाब थे, जो उनकी एक तमन्ना थी, जो इनकी ख्वाहिश थी, जिस आशा के साथ उन्होंने
जो सीएम विजय हैं उनको, जो एक्टर हुआ करते थे, उनकी फ़िल्मों का एक जलवा हुआ करता था, उनकी फ़िल्मों में भी वो एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ऐसा बहुत कम होता है कि पर्दे पर, बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर जो व्यक्ति जो किरदार निभाता है, फिर असली दुनिया में उसको अगर कोई अवसर मिलता है, पहली बात तो ये खुद बड़े किस्मत वाले हैं कि उनको वो अवसर मिला। लोगों ने, उन्होंने जो फ़िल्मों में किरदार अदा किए थे, उन्हीं को एक तरह से असली मानकर अपने हीरो विजय को चुन लिया, मुख्यमंत्री बना दिया। और अब ये देखिए कि वो एक नाकाम या कामयाब मुख्यमंत्री होंगे, सीधे तौर पर इस पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के कार्यक्रम करेंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी रिवॉल्यूशनरी ये कदम है जो उन्होंने उठाया है। क्या दूसरे राज्यों की सरकारें, क्या केंद्र की सरकार जो पूरे तरीके से हमारे देश को, जो एक उदारवादी, लोकतांत्रिक, संवैधानिक राष्ट्र है, उसको एक तरह का आइडियोलॉजिकल स्टेट यानी एक तरह के हिंदू राष्ट्र में जो तब्दील करने की का जो मंसूबा है, उसमें तब्दील करने में लगा हुआ है। ऐसे में क्या सीएम विजय एक मॉडल बन पाएँगे? ख़ासकर ऐसे वक़्त में, जैसे मैंने कहा, कि जो हमारा युवा वर्ग है, यानी जो 35 वर्ष से नीचे आयु का जो वर्ग है, उसको सीधे टारगेट करने की कोशिश हो रही है कि इसी के ज़रिए हम इस पूरे देश का चाल-ढाल, रंग, रूप, दिशा, दशा और चेहरा बदल देंगे। इसको एक जो तिरंगा वाला हमारा देश है, उसको भगवा वाला देश बना देंगे। मुझे लगता है कि ये पहली पहल अच्छी है इस बात की कि कम से कम तमिलनाडु ने एक मॉडल तैयार किया है। आगे-आगे देखते हैं होता है क्या।